हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमारा संसद वाला चैप्टर चल रहा था, ब्रॉड चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें मैंने आपको कई सारे पार्ट्स में बहुत सारा चैप्टर समझा भी दिया है। ठीक है, हमारा चल रहा था संसद की विधायी प्रक्रिया, मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, जिसमें साधारण विधेयक कैसे पारित होता है, क्या क्या उसके प्रावधान है, वो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। धन विधेयक के संबंध में क्या क्या प्रावधान है, वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इसके बाद इस वाले लेक्चर में मैं आपको संविधान संशोधन के बारे में बताऊंगी। ये संसद की प्रक्रिया तो है, लेकिन उस चैप्टर से, उन आर्टिकल से थोड़ा अलग दिया गया है। इसे भाग 20 में दिया गया है, हम भाग पढ़ रहे थे 5। ठीक है, तो ये अलग है, लेकिन हम सीरियल वाइज पढ़ रहे थे, धन विधेयक, साधारण विधेयक। इसीलिए मैंने सोचा संविधान संशोधन विधेयक कैसे आता है, कैसे पारित किया जाता है, इसको भी हाथ के हाथ आपको समझा दिया जाए। ठीक है, ताकि चारों विधेयक आपके कंप्लीट हो जाएं एक साथ। तो हम पढ़ रहे थे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में संशोधन किस प्रकार किया जाता है। ये संवैधानिक संशोधन बिल का, विधेयक का क्या क्या प्रावधान है, कैसे पारित किया जाता है। ठीक है, इस वाले लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। साधारण विधेयक समझा चुकी हूँ, धन विधेयक भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। संविधान संशोधन विधेयक के बारे में मैंने आपको बताया था। संविधान संशोधन विधेयक से मतलब होता है जिस विधेयक द्वारा संविधान में संशोधन किया जाए, वो क्या कहलाता है, क्या, संविधान संशोधन विधेयक। भाग 20 में दिया गया है संविधान संशोधन में 3 प्रकार से संशोधन किए जाते हैं, यानी संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जाते हैं। पहला साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा विशेष बहुमत और राज्य की अनुमति द्वारा, आधे से अधिक राज्यों की अनुमति द्वारा। ठीक है, तो किस में दिया गया है संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में प्रावधान, किस में दिया गया है, आर्टिकल 368 में। आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 368 में विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्य, आधे से अधिक राज्यों के बहुमत का प्रावधान किया गया है। 2 प्रावधान आर्टिकल 368 में, साधारण बहुमत वाला प्रावधान आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो संविधान संशोधन विधेयक को पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, संसद इसको कैसे पारित करती है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की बराबर शक्तियां हैं, दोनों को बराबर शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, जैसे हमने धन विधेयक के संबंध में पढ़ा था, राज्यसभा को कम शक्तियां प्राप्त हुई, इसके संबंध में क्योंकि महत्वपूर्ण विधेयक है, दोनों को बराबर शक्तियां दी गई हैं। संविधान के भाग 20 हम भाग 5 पढ़ रहे थे, लेकिन सीरियल में संशोधन विधेयक भी आता है, इसलिए मैंने आपको कंप्लीट करा दिया यहीं। भाग 20 के अनुसार अनुच्छेद 368 में संसद संविधान को और इसकी व्यवस्था में संशोधन कर सकती है। ठीक है, किसके तहत, आर्टिकल 368। और आपको ध्यान रखना है, इसमें साधारण बहुमत द्वारा संशोधन आर्टिकल 368 में शामिल नहीं है। विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्यों के आधे से अधिक राज्यों की अनुमोदन किसमें आता है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह प्रावधान करती है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन, निरसन है ना, परिवर्तन करना या निरसन यानी समाप्त करना, परिवर्तन का मतलब संशोधन करना, रूप में संशोधित कर सकती है। हालांकि संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित कर सकती है। ठीक है, हालांकि संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती है, लाइन गलत आ गई है टाइपिंग में, नहीं कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित प्रावधान हैं, जैसे मौलिक अधिकार हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, या न्यायालय की समीक्षा की शक्ति है। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण है, ये मूल ढांचे की अवधारणाएं हैं। ये वेरियस जो केसेस हैं उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया है कि ये मूल ढांचे से संबंधित विषय हैं। केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचे का सिद्धांत सामने आया था, और इसी में यही बात कही जा रही है कि संसद को संशोधन की शक्ति प्राप्त है संविधान में, लेकिन बिना मूल ढांचे को प्रभावित किए। वो बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, इसके अलावा संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, मूल ढांचे से संबंधित का विषय है ये व्यवस्था। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती, ये पीछे पूछा गया है कि मूल ढांचे की अवधारणा किस केस में दी गई, तो केशवानंद भारती 1973 केस में दी गई। किसने दी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इसको प्रस्तावित किया। इतना समझ में आया। इसमें जो इम्पोर्टेंट है इस पीपीटी में वो क्या है, भाग 20 में संवैधानिक संशोधन दिए गए हैं आर्टिकल 368 के तहत, और संसद को संविधान के किसी उपबंध में संशोधन करने का अधिकार है, बस उसके मूल स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किसमें कहा है,
सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में। ये पीपीटी क्लियर हो गया, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है संशोधन की प्रक्रिया कैसे होती है। इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। संशोधन की प्रक्रिया जैसे धन विधेयक की एक अपनी प्रक्रिया है, साधारण विधेयक की एक अपनी प्रक्रिया है, इसी तरह संविधान संशोधन विधेयक की एक अपनी प्रक्रिया है जिसके अनुसार उसको पारित किया जाता है। अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद 368 में 368 में संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित तरीकों से उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करके किया जा सकेगा और राज्य विधानमंडलों में नहीं। आपको पहली बात तो यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब संवैधानिक संशोधन का प्रावधान आएगा या विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा वो संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, या लोकसभा में, राज्यसभा में, लेकिन राज्य विधानमंडलों का संबंध इससे नहीं है। राज्य विधानमंडल ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, पहला तो ये कि किसी भी सदन में रखा जाएगा। जैसे साधारण विधेयक को किसी भी सदन में रखा जा सकता है, इसी तरह संशोधन विधेयक को भी किसी भी सदन में रखा जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाएगा। ठीक है, विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य, मंत्री जो सरकार से संबंधित है, गैर सरकारी सदस्य जो संसद का सदस्य है, ठीक है, मंत्री परिषद का सदस्य नहीं है, द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकेगा और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। देखो, संविधान संशोधन विधेयक भी साधारण विधेयक के समान किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके प्रस्तावित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। धन विधेयक के संबंध में मंत्री द्वारा या सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा और उसको प्रस्तावित करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, हाथ के हाथ में आपको कंपैरेटिव भी पढ़ाती जा रही हूँ, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना इस आधार पर संसद में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत और मतदान द्वारा होना चाहिए। यानी कि संविधान संशोधन विधेयक जो पारित किया जाएगा संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत, यानी उपस्थित कुल सदस्यों का मतदान, ठीक है, कुल सदस्यों का बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है? कुल सदस्यों का बहुमत, और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत को क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, ठीक है, तो दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। ये प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप नोट्स बना लीजिए। प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। देखो, अनिवार्य है, प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की समान शक्तियां होती हैं। ठीक है, सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक विधेयक को पारित करने का प्रावधान नहीं है। यानी कि संविधान संशोधन विधेयक में धन विधेयक के समान क्या संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, लेकिन जो साधारण विधेयक था उसमें गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक चूंकि महत्वपूर्ण विषयों को कवर करते हैं, इसीलिए उनके ऊपर संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108 के तहत नहीं दिया गया है। फिर इसके बाद यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन, संघीय व्यवस्था का मतलब यह है जहाँ शक्तियों का पृथक्करण होता है, शक्तियों का पृथक्करण होता है, केंद्र को अलग शक्तियाँ दी गई हैं और राज्यों को अलग शक्तियाँ दी गई हैं। इस संबंध में कोई भी संशोधन होता है तो विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है, क्योंकि उसमें राज्यों की शक्ति में परिवर्तन किया जा रहा है। संघीय व्यवस्था का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जब शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र सरकार को अलग यूनियन लिस्ट के तहत शक्तियां दी गई हैं, स्टेट लिस्ट के तहत राज्यों को अलग शक्तियां दी गई हैं। जब उनकी शक्तियों में परिवर्तन होगा, किनकी? राज्यों की, जब केंद्र करेगी, तो इसीलिए राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है, आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। अब आपको यह ध्यान रखना है, जब ये संघीय व्यवस्था से संबंधित विधेयक संसद में विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा, ठीक है, विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा दोनों सदनों में अलग अलग। लेकिन जब इन्हें राज्यों के विधानसभाओं में भेजा जाएगा अनुमति के लिए, अनुमोदन के लिए, तो वो साधारण बहुमत से इसको पारित करके भेजेंगे। ठीक है, आधे से अधिक राज्यों में ये साधारण बहुमत से पारित होगा और दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होगा। कभी आपके एग्जाम में ये लिखा हुआ आए कि दोनों सदनों में भी विशेष बहुमत चाहिए और राज्य विधानसभाओं में विशेष बहुमत चाहिए, तो नहीं,
दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए, लेकिन राज्य विधानसभाओं में ये विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, यही बात यहाँ पर कही जा रही है। यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था यानी शक्तियों के पृथक्करण में संशोधन करता हो तो आधे से अधिक राज्यों की विधान मंडलों में भी सामान्य बहुमत, देखो यही बात मैं आपको कह रही थी, साधारण बहुमत से राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। यह बहुमत सदन में उपस्थित मतदान के सदस्यों के बीच मतदान के तहत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों से पारित होने व राज्य के विधानमंडलों से संतुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। अंतिम विधेयक कब बनता है? विधेयक, कानून, बिल, एक्ट कब बनता है? जब उसमें राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे देते हैं। तो जब निम्न प्रक्रियाओं का पालन कर लिया जाएगा संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, तो लास्ट में राष्ट्रपति के पास जाता है अंतिम अनुमोदन के लिए। राष्ट्रपति, अब मैंने आपको दोनों में साधारण विधेयक के संबंध में ही बताया था राष्ट्रपति के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। ऐसे धन विधेयक के संबंध में मैंने आपको बताया था, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है अगर धन विधेयक पारित करने के लिए राष्ट्रपति के पास आया है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, क्या क्या विकल्प रहेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार कंपैरेटिव एग्जाम में पूछे गए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। इसी तरह यहाँ पर आपको अलग से पढ़ना है। मैंने साधारण विधेयक के संबंध में बताया, आपको धन विधेयक के संबंध में बताया। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, ठीक है, सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो सहमति उनको देनी पड़ेगी। अस्वीकार वाला ऑप्शन उनके पास होता नहीं, यानी एब्सोल्यूट वीटो की शक्ति 42वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दी गई है। पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, है ना। विधेयक को अपने पास रख सकते हैं, ना तो अपने पास रख सकते हैं, यानी पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। केवल एक ऑप्शन होगा कि वो उसको स्वीकार करेंगे, सहमति देंगे। इसके बाद राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर दिया जाता है। ठीक है, संविधान में इसका अधिनियम के तहत समावेश कर दिया जाता है। आई होप आपको संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया समझ में आई होगी। अब आपके पास एक क्वेश्चन और उठता है कि कौन कौन से ऐसे संशोधन हैं जो साधारण बहुमत से किए जाएंगे। यह आपसे एग्जाम में बिल्कुल पूछा भी गया है और पूछा आगे जा भी सकता है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जो साधारण बहुमत के तहत पारित किए जाएंगे, कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जो विशेष बहुमत से, और कौन से ऐसे विधेयक हैं जिनमें राज्यों के विशेष अनुमोदन की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब इनको सीरियल वाइज पढ़ेंगे। ऑप्शन में आपको कैसे देगा कि निम्न साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो साधारण विधेयक से पारित किए जाएंगे, या साधारण बहुमत से पारित किए जाएंगे, या विशेष बहुमत से पारित किए जाएंगे। ठीक है, इसको इस वाले पीडीएफ में ध्यान से समझना है और स्क्रीनशॉट जरूर लेते हुए चलना वीडियो को पॉज करके। अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधन की व्यवस्था करता है। दो प्रकार के संशोधन, विशेष बहुमत, पहला विशेष बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत और उसके साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। ठीक है, ये संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे से अधिक राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संतुति, लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से संविधान के कुछ उपवन संशोधन हो सकते हैं। ठीक है, साधारण बहुमत का मतलब है सदन में उपस्थित कुल सदस्यों का बहुमत, यानी सदन में जितने सदस्य उपस्थित हैं, मतदान देने वाले सदस्य हैं, उनका 50% से ज़्यादा साधारण बहुमत से उपवन संशोधन हो सकते हैं। यह बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान द्वारा होता है ना। प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का बहुमत का मतलब है जब 50% से 1% या 50% + 1 आपको वोट मिल जाते हैं तो बहुमत कहलाता है। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं आते। साधारण बहुमत 368 के तहत नहीं आएगा। अब आपको ध्यान रखना है, संविधान में 3 प्रकार से संशोधन हो सकते हैं। साधारण बहुमत द्वारा, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। ठीक है, संसद के विशेष बहुमत, इसके साथ प्लस, है ना, एवं आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की संतुति के उपरांत। अब तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे कि तीनों में कौन कौन से ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो इन संशोधनों के अंतर्गत आते हैं। पहला, साधारण बहुमत द्वारा कौन कौन से, देखो ये इंपॉर्टेंट है और ये पीछे पूछा गया है। ठीक है, साधारण बहुमत द्वारा
कौन कौन से उपबंध या संविधान की व्यवस्थाओं को संशोधित किया जा सकता है। संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ठीक है, ये 368 के बाहर है। पहला, नए राज्यों का प्रवेश और गठन। जब मैंने आपको आर्टिकल 1 से 4 पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि नए राज्यों का गठन प्रवेश साधारण बहुमत से होता है। अगर आपको एग्जाम में दे दे तो कंफ्यूज ये नहीं होना है कि ये राज्यों से संबंधित है। राज्यों से संबंधित है तो इसमें राज्यों की विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, विशेष अनुमोदन की आवश्यकता होगी। नए राज्यों के गठन, उनके प्रवेश या नए राज्यों के निर्माण, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ये साधारण बहुमत से हो जाता है और संसद को स्वतः कर देती है। ठीक है, नए राज्यों के प्रवेश, गठन, नए राज्यों के निर्माण और उसकी सीमाओं में परिवर्तन। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इन दोनों के करने से पहले संसद को राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति से होता है, राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है, लेकिन इसमें राज्य विधानमंडलों का कोई रोल नहीं होता है। राज्य विधान परिषद का निर्माण और उसकी समाप्ति। विधान परिषद, राज्य विधानमंडल में 2 होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद 6 राज्यों में है, विधानसभा सभी में है। ठीक है, सभी राज्यों में। विधान परिषद का जब निर्माण किया जाएगा या उसकी समाप्ति की जाएगी तो ये साधारण बहुमत द्वारा संसद कर सकती है। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि के लिए परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार, यानी इनके जब परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार में परिवर्तन किया जाएगा तो ये साधारण बहुमत द्वारा किया जाएगा। संसद इसको साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है। इसको नोट करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, पीछे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद संसद में गणपूर्ति यानी कोरम में बदलाव किया जाएगा। संसद की गणपूर्ति या कोरम में बदलाव किया जाएगा। वर्तमान में कुल सदस्यों के 10% है। अगर मान लीजिए उसको 15% करना चाहिए, 8% करना चाहे संसद, तो ये साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, संसद की प्रक्रिया नियम, जिस प्रक्रिया नियमानुसार संसद का संचालन होता है वो संसद इसके सदस्यों द्वारा इसकी समितियों के विशेषाधिकार। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। उच्चतम न्यायालय के अवर न्यायाधीशों की संख्या, देखो ये इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय के न्यायालयों में अवर न्यायाधीशों की संख्या साधारण बहुमत द्वारा, संख्या, शक्तियां नहीं लिखा है यहाँ पर, शक्तियां नहीं है, संख्या को साधारण बहुमत द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को ज़्यादा महत्व प्रदान करना। ठीक है, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति के संबंध में जो भी परिवर्तन किए जाएंगे संविधान में, वो साधारण बहुमत के तहत किए जाएंगे। संसद एवं राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन, यानी संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन में जब परिवर्तन किया जाएगा तो साधारण बहुमत से किया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूची, पहले हमने दूसरी पढ़ी थी। 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। ठीक है, 5वीं अनुसूची में परिवर्तन, फिर 6ठी अनुसूची में परिवर्तन, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ये सब साधारण बहुमत से किए जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें समझाने का इतना ही था, ये आपको याद करना है। इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता सकती हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो आपसे क्वेश्चन पीछे पूछा जा सकता है। पहले तो ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 मैंने आपको बताया था, ए 1, 2 राज्य विधान परिषदों का निर्माण, उसकी समाप्ति। फिर उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद राज्य 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आता है संसद का विशेष बहुमत। संसद का विशेष बहुमत, संविधान के ज्यादातर उपबद्ध प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, ये क्या कहलाता है? विशेष बहुमत। इसको विशेष बहुमत कहते हैं। कुल सदस्यों का बहुमत,
और सदन में उपस्थित और मतदान देने वाले कुल सदस्यों का 2/3 क्या कहलाता है? विशेष बहुमत। कुल सदस्यता की अभिव्यक्ति का अर्थ है सदन में सदस्यों की कुल संख्या से है, या इसमें अनुपस्थितियां और रिक्तियां भी शामिल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखेंगे। तो विशेष बहुमत क्या होता है उसको ध्यान रखना है। और दूसरा, विशेष बहुमत द्वारा क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं? मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, वे सभी उपमन जो प्रथम और तृतीय श्रेणी से संबंधित हैं। प्रथम और तृतीय श्रेणी से संबंधित नहीं है, वे सभी उपवन जो प्रथम और तृतीय श्रेणी से संबंधित नहीं है, किससे किए जाएंगे? विशेष बहुमत से किए जाएंगे। मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये विशेष बहुमत है। अब संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति, नीति के संघीय ढांचे से संबंधित विधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से विधानमंडलों में साधारण बहुमत, संसद में विशेष बहुमत मिली हो। यदि एक या कुछ के बीच राज्य विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाते तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आधे से अधिक राज्य उन्हें अपनी संतुति देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए आधे से अधिक राज्यों ने अनुमोदन दे दिया है और बाकी राज्य नहीं दे रहे हैं तो वो पारित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया कितना रखा है? आधे से अधिक राज्यों का रखा है। ठीक है, विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा नहीं है, समय सीमा निर्धारित नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। राज्यों के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि वो अपना आंसर कितने दिनों में देंगे या अपना साधारण बहुमत के द्वारा उसको विधेयक को कितने दिन में पारित करके भेजेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आधे से अधिक राज्यों की अनुमोदन की आवश्यकता होती है, लेकिन समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है संविधान में। इसी की वजह से संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जो राज्य संबंधित है उसमें विलंब होता है। अब ऐसे कौन से प्रबंध हैं, प्रावधान हैं जो संविधान के विशेष बहुमत और राज्य के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है? राष्ट्रपति के निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया। राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतीक है, गणतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसके निर्वाचन प्रक्रिया में जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उसमें राज्यों की अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया। केंद्र एवं राज्यों के कार्यकारिणी शक्तियों का विस्तार। कार्यकारिणी शक्तियों का विस्तार मतलब कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार, यानी संघीय ढांचे में परिवर्तन। ठीक है, ध्यान रखना, संघीय ढांचा किसे बोलते हैं? जब शक्तियों में परिवर्तन की बात होती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में संख्या में परिवर्तन किया जाएगा, न्यायाधीशों की संख्या में, ध्यान रखना है, न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन किया जाएगा साधारण बहुमत द्वारा। लेकिन अगर इन दोनों में, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में, अन्य कोई परिवर्तन किया जाएगा तो उसमें दोनों के अनुमोदन की आवश्यकता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, कार्यकारी शक्तियों का विभाजन, वस्तु और सेवा कर परिषद, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व यानी राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है उसमें कोई परिवर्तन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है राज्य इफेक्ट होंगे, इसलिए इसमें राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया, यानी अनुच्छेद 368 में जब परिवर्तन किया जाएगा, अनुच्छेद 368 में जब परिवर्तन किया जाएगा तो उसमें भी राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसके साथ आपका ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो गया, लेसन कंप्लीट हो गया। संविधान संशोधन को मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ाया है। संविधान संशोधन आपका कंप्लीट पढ़ाया है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपको छूट गया हो, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। और दूसरी बात जो मैंने आपको संविधान के विशेष प्रावधान बताए कि साधारण विधेयक के द्वारा कौन से परिवर्तन किया जाएगा, कौन सा प्रावधान, ये पीछे पूछा गया है। ठीक है, और आपसे आगे पूछा जा सकता है, इसीलिए उसको ध्यान से पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे आपको ठीक लगे या जैसे आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से अपने नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में रिवीजन में वही काम आते हैं। ठीक है, नोट्स बनाने हैं। थैंक यू सो मच।